दोस्तों आईएएस एग्जाम का सिलेबस तैयारी करने वाले छात्रों को पता होना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट आईएएस सिलेबस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यूपीएससी के द्वारा आईएएस एग्जाम के नोटिफिकेशन में सिलेबस डिटेल में नहीं दिया रहता है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं या पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं, उसमें आपको पार्ट बाय पार्ट नहीं मिलेगा। मैंने इस वीडियो में आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आईएएस प्रीलिम्स का सिलेबस डिटेल में डिस्क्राइब किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि आईएएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में दो स्टेज होते हैं। पहला है जीएस पेपर 1 और दूसरा है जीएस पेपर 2। दोस्तों जीएस पेपर 2 को सीसेट भी कहा जाता है। सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के और समय मिलते हैं 2 आवर्स। वहीं जीएस पेपर 2 में 2 आवर्स का समय मिलता है और क्वेश्चन होते हैं 80। पेपर 2 एक क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, लेकिन इसमें 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। वहीं मेंस एग्जाम में बैठने के लिए पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है हिस्ट्री, मतलब इतिहास। हिस्ट्री में 2 टॉपिक से सवाल रहते हैं। एक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एंसेंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत। दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन भारत। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत। इन तीनों सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं एंसेंट हिस्ट्री को। इसमें आपसे 6 से 7 सवाल पूछे जा सकते हैं। एंसेंट हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता आदि। इसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, शक वंश, पल्लव वंश, शुंग वंश, गुप्त साम्राज्य, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के राज्य, बौद्ध तथा जैन धर्म, वैष्णव धर्म की विशेषताएं, मंदिर निर्माण का वास्तुकला, पंड्या साम्राज्य आदि। दूसरा सेक्शन है मेडिएवल हिस्ट्री। इसमें 4 से 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें कई टॉपिक्स हैं जैसे सल्तनत काल, मुगल शासनकाल जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासन के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद तुगलक वंश, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मराठों का उत्कर्ष, प्रमुख युद्ध, प्रमुख शासकों के प्रशासन के बारे में, यूरोपियन शक्तियों का भारत आगमन तथा इनके बीच संघर्ष तथा इन सभी से सवाल रहते हैं। अब जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में किन किन टॉपिक से सवाल रहते हैं। इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के कारण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुआ, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, सामाजिक सुधार आंदोलन और उनसे जुड़े लोग इत्यादि से सवाल रहते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिलेबस। अब जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के सिलेबस को। दोस्तों इसमें भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि के बारे में सवाल रहते हैं। देखिए यहाँ आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। हिस्ट्री में आप जिस भी टॉपिक को पढ़िए कहानी की तरह पढ़िए। इस तरह पढ़ने से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगी और आपको कहानी भी याद हो जाएगी। अब देखते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब भारतीय और विश्व भूगोल। दोस्तों इसमें भारत और विश्व की आर्थिक भूगोल, भारत के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल को जानना और समझना है। मतलब आपको ज्योग्राफी से जुड़ी सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसमें 14 से 17 सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसे ठीक से समझा जाए तो बहुत इजी हो जाती है। इस विषय से आपसे भारत की नदियाँ, हिमालय तथा अन्य पर्वतों के बारे में, खनिज संपदा, भारत में बसे अलग अलग जनजातियाँ, भारत की जनसंख्या के बारे में, भारतीय मानसून प्रणाली आदि के बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए
कि एग्ज़ाम व्यू से जो भी करंट में देश विदेश में क्या चल रहा है वो सब बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए ज्योग्राफी में जो करंट अफेयर्स है उसे ज़रूर समझिए और पढ़िए। अब जानते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में। इसमें जो पढ़ना होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एटसेट्रा से सवाल रहते हैं। इस सेक्शन से लगभग 12 से 15 सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें संविधान से सवाल रहते हैं। आपको संविधान के बारे में बहुत पढ़ना होगा, जैसे कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, देश कैसे चलता है, संपत्ति के अधिकार क्या हैं, सरकार कैसे काम करती है इत्यादि। दोस्तों, पंचायती राज से सवाल रहता है, इसलिए आपको पंचायती राज के बारे में डिटेल से नॉलेज ले लीजिए। इसमें अनुच्छेद के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। दोस्तों, पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है सार्वजनिक नीति। इसमें लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं। अब जानते हैं राइट इशू के बारे में। इसमें भारत के लोगों को सरकार के द्वारा क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आधार, फंडामेंटल राइट्स से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट है। अब जानते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का मतलब भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ तथा उसका सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा है। एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, इसलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पॉवर्टी से भी सवाल रहते हैं और इसका मतलब होता है निर्धनता, अर्थात भारत तथा विश्व में पॉवर्टी की परिकल्पना क्या है और इससे जुड़ी पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, इंक्लूजन से भी सवाल रहते हैं और इसका मतलब होता है समावेश। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन से सवाल रहते हैं। डेमोग्राफी से भी सवाल रहते हैं और इसका अर्थ होता है जनसांख्यिकी। इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट, माइग्रेशन डेटा, पॉपुलेशन से जुड़े आंकड़े, चाइल्ड सेक्स रेशियो तथा सरकार द्वारा गरीबी एवं सामाजिक क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल रहते हैं। दोस्तों, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पढ़ना चाहिए। इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें लगभग 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इससे भी सवाल रहते हैं और इसका मतलब होता है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता पर सामान्य मुद्दे और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, इसमें एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज मतलब पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से सवाल रहते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट इन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज फिनोमेनन इन डिटेल मतलब पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सिद्धांत, अवधारणाओं में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सेक्शन से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस। दोस्तों, इस सेक्शन में टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 सवाल रहने की संभावना रहती है। जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सवाल रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्लास 7th to 10th लेवल के रहते हैं। इसमें अलग से सवाल नहीं रहते हैं। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस तथा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सवाल रहते हैं। नेक्स्ट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। दोस्तों, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं शामिल रहती हैं। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। दोस्तों, नेशनल से जो सवाल आ सकते हैं उस टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें नेशनल इशूज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जुडिशियरी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट्स, सोशल स्कीम्स, स्पोर्ट्स न्यूज, रिपोर्ट्स, कमिटी एंड कमीशन, अवार्ड एंड ऑनर, एक्सीडेंट एंड क्लेमेटीज। वहीं इंटरनेशनल इशूज से कौन से टॉपिक रहते हैं उसे देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट समिट्स एंड इवेंट्स, इंटरनेशनल कमिटीज एंड रिकमेंडेशन, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ज्योग्राफिकल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल लीडरशिप से सवाल रहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखा है। अब देखते हैं जीएस पेपर 2 का सिलेबस, जिसे सीसेट भी कहते हैं। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है।
आईएएस प्रीलिम्स पास करने के लिए सीसेट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपको 200 नंबर के इस पेपर को पास करने के लिए 66 नंबर यानी 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इस पेपर में भी कई सेक्शन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। आइए देखते हैं इन सभी सेक्शन के बारे में। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। इसमें देखा जाता है कि कैसे एक कैंडिडेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर उसमें दिए गए संदेश को भली भांति समझ पाता है, क्योंकि आईएएस बनने के बाद डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर उसको समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के टेस्ट लिए जाते हैं कि कैसे कम से कम शब्दों में अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। दोस्तों, इसमें आपकी सोच का टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन लॉजिक से रहते हैं और आपको सोच कर जवाब देना होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इस सेक्शन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, डिसीजन लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना एक आईएएस की पहली जिम्मेवारी होती है। वो जिस प्रकार डिसीजन लेंगे वे उनकी क्वालिटी को प्रूव करता है। नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी। दोस्तों, इस सेक्शन में आपके मानसिक क्षमता का परीक्षण होता है। इसमें मौखिक, यांत्रिक, संख्यात्मक, सामाजिक और स्थानिक क्षमता को मापते हैं। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। दोस्तों, इसमें आंकड़ा से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ मैथ्स के सवाल रहते हैं 10th लेवल के। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप कोशिश करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आईएएस एग्जाम को पास करने के लिए सिलेबस का बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। मैंने इस वीडियो में प्रीलिम्स के सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में सवाल ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।